वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको ना पार्ट 1 प्रोवाइड कर दिया था। साइंस की बात कर रहा हूँ, जो आपका डीओ की तरफ से पैटर्न पेपर इशू किया गया है। तो पार्ट 1 की वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब इस वीडियो में ना मैं आपको पार्ट 2 करवाने जा रहा हूँ। फिर ऐसे ही मैं आपके लिए पार्ट 3 भी ले आऊँगा। फिर जब तीनों पार्ट हो जाएंगे तो पूरी वीडियो को कंबाइन करके भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो में फटाफट आंसर के साथ देख लो, और आप ये भी चेक कर लो कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। तो जो मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड की थी ना, तो ये आपको मैं जो पार्ट फर्स्ट है उसके भी आंसर ये दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बार वो वाली वीडियो देख लोगे ना, तो उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपसे पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ, ओके। तो पार्ट 2 हमारा केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा ठोस अवस्था का गुण नहीं है। देखो, आपको पता होना चाहिए ठोस द्रव गैस में क्या क्या गुण होते हैं। ये कह रहा है कौन सा ठोस का गुण नहीं है। तो देखो, उच्च विसरण दर ठोस में नहीं होती, और ठोस में सारी चीजें घुल जाए ऐसा नहीं होता ना, तो डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है रक्त किस प्रकार का मिश्रण है। देखो, आपको पता होना चाहिए मिश्रण जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है विलयन, निलंबन और कोलाइड। तो रक्त जो है ना वो कोलाइड में आता है, ठीक है। कोलाइड में क्या होता है कि जैसे दूध है ना, खून है ना, अगर आप इसको रख भी दोगे ना, इसका जो इसके अंदर पार्टिकल्स पाए जाए ना वो नीचे बैठते नहीं है, ठीक है। इसलिए कोलाइड बोलते हैं। कोलाइड में ये होता है कि इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो इसके कण होते हैं, उनका जो आकार होता है ना, वो विलियन से बड़ा होता है, निलंबन से जो है छोटा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो कोलाइड हो गया। फिर कह रहे CO2 का आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो पता है इसे कैसे निकाला जाता है। सी में कितना होता है, 12 होता है। आपको अच्छे से बुक से याद करना है। और ओ में कितना होता है, 16। नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, मैंने ना एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको एक पेपर मैंने पूरा कंबाइंड वीडियो प्रोवाइड कर दिया। प्लेलिस्ट में देखोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, प्लीज उसे देख लेना। 32 से 16 कितने हो गए, जोड़ोगे तो 44 आ जाएगा, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। ऐसे जो बच्चा कमेंट करके बताना चाहता है, तो H2O का, NH3 का आणविक द्रव्यमान मुझे करके दिखाया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखना पड़ता है दोनों ट्रू है फॉल्स है। ये कह रहे इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षाओं में नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो चक्कर लगाते हैं चारों ओर। जो आपके सैंपल पेपर में लैंग्वेज में लिखा है उसमें देखो, इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षाओं में नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, जैसे ये। तो आपको पता है पहले वाला जो होता है वो K शेल होती है, फिर L होती है, फिर M होती है। तो अपने अपने कक्ष में तो लगाते हैं चक्कर। K में कितने आते हैं, 2 आते हैं। L में कितने आ सकते हैं, 8 आते हैं, है ना। कह रहे इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों चक्कर लगाते समय लगातार ऊर्जा विकृत करते रहते हैं। ये गलत है ना, ऐसा नहीं होता। रदरफोर्ड की भी तो कमी निकली थी। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, जब हमारा एसेशन ठीक है, रीजन गलत है, तो यहाँ पर हम सी पर टिक कर देंगे। क्लियर हो गया। फिर ये कह रहा है कि वाष्पीकरण और क्वथनांक के बीच में 2 अंतर बताओ। आप सिंपल लिख दो, बॉक्स बना देना अच्छे से। वाष्पीकरण बोला किसी भी ताप पर होता है, ये धीमी प्रक्रिया होती है। क्वथनांक ये निश्चित ताप पर होता है, ये तीव्र प्रक्रिया होती है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपको एक अंतर का उदाहरण देना है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, जैसे लोहे में जंग लगना। अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं कि पेड़ का कटना क्या है, भौतिक या रासायनिक, और पेड़ का उगना क्या है, भौतिक या रासायनिक, ठीक है। जो पेड़ के कटने का आंसर बताएंगे नंबर 1 डाल के लिख देना, और जो पेड़ के उगने का एग्जाम्पल बताएंगे, मतलब आंसर बताएंगे, नंबर 2 लिख देना। दोनों बताएंगे तो नंबर 1 नंबर 2 लिख देना, ठीक है। अष्टक नियम क्या है, एक ऐसे तत्व का नाम लिखे जो इसका पालन करता हो। देखो, अष्टक नियम परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण, त्याग या साझेदारी करते हैं। देखो देखो, आपको पता है पहले में तो के होता है, 2 ही भर सकते हैं, लेकिन LMN ये जो होते हैं ना, इसमें अपने आप को 8 पूरा रखना चाहते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, या तो वो ग्रहण कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, है ना।
उसी को अष्टक का नियम कहते हैं। तो कौन है इसका पालन कर रहा है? न्यून कर रहा है। आपने आर्गन भी याद रखा होगा, तो आप आर्गन भी लिख सकते हैं। फिर ये कह रहे ए और बी का किसी एक का उत्तर देना है। समस्थानिक और संभारिक क्या है? समस्थानिक के दो अनुप्रयोग बताइए। तो समस्थानिक समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है। संभारिक में भिन्न तत्व लेकिन समान द्रव्यमान संख्या होती है। अनुप्रयोग जो अपने बुक से पढ़े ना, इसके फायदे समस्थानिक के वो लिख देना आप। जैसे कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए, यूरेनियम 235 परमाणु रिएक्टर में आप खाली यूरेनियम कोबाल्ट लिखोगे तब भी ठीक है। तो ये एक तत्व एक्स का द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो परमाणु संख्या निकालिए। ठीक है, इसका ना सिंपल तरीका होता है, जब भी द्रव्यमान संख्या दे रखी हो ना और न्यूट्रॉन दियो तो आप घटा के निकाल लोगे, परमाणु संख्या 13 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? के या लेमन होते हैं, तो यहाँ 13 लिखा है, तो पहले वाले में 2 भर के बचे, कितने बचे हमारे पास? 11 बचे। तो दूसरे वाले में 8 भर गए, तो ठीक है, तो कितने बचे हमारे पास? 3 बचे। तो इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, पहले वाले में 2 भरते हैं, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में हम, मतलब जो बचे हैं वो लिख देंगे। इसमें बोले कि इसका नाम बताइए। देखिए, नाम हम तब बता सकते हैं जब हमें परमाणु संख्या पता हो। तो जो परमाणु संख्या वो हमें पता लग गई 13 है। ठीक है, तो परमाणु संख्या के आधार पर ही हम नाम बता सकते हैं। आपने सारे के सारे 20 तक मुझे पूरा विश्वास से याद कर लिए होंगे। पहले नंबर पे हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है, फिर लिथियम होता है, इस तरीके से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से चलता रहेगा। आपको सारे लर्न होने चाहिए। फिर कह रहे हैं आपको कारण बताना कि नल का जल शुद्ध पदार्थ क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें लवण होते हैं, गैसें होती हैं या अन्य पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना, आप यहाँ पे बता सकते हो वो शुद्ध नहीं होता। ठीक है, ये आप बता सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद यहाँ पूछा है कि दूध एक कोलाइड है या नहीं है? आप बोलोगे दूध जो है ना वो एक कोलाइड है। क्यों? क्योंकि दूध के जो कण होते हैं ना, अगर काफी समय तक हम रख भी दें ना तो वो नीचे नहीं बैठते हैं और उसमें वसा के कण पूरे जल में फैले रहते हैं। आप थोड़ा और बड़ा करके भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, विलयन स्थिर होता है जबकि निलंबन अस्थिर। क्यों? देखो, विलयन स्थिर इसलिए होता है क्योंकि आप पानी में चीनी घोल दो तो आप कई घंटे बाद भी उस पानी को पियेंगे तो वो मीठा ही लगेगा, है ना। जबकि निलंबन में अगर आप पानी में मिट्टी घोलोगे ना तो मिट्टी थोड़ा सा बाद नीचे बैठ जाएगी। तो इसलिए निलंबन जो है ना वो अस्थिर होता है और विलयन स्थिर होता है। आप इसको और जो मैंने समझाया वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर पैसिव बेस है ना, ठीक है, पैसिव बेस, पैसिव देख लो आप। देखिए 24वें नंबर पर है, ये कह रहा है गीले कपड़े में लपेटी हुई पानी की बोतल चलते पंखे के नीचे रखा जाता है तो कुछ समय बाद बोतल के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है ना। ठीक है, इसमें शामिल प्रक्रिया वैसी ही है जैसे मिट्टी के घड़ों और कूलों को ठंडा करने में मदद करती है। तो ये कह रहा है कि जो मिट्टी के घड़े हैं ना, तो इन घड़ों में जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो कौन सी घटना होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है? अगर आधे दिनों में कूलर प्रभावी ढंग से काम क्यों नहीं करता? मतलब जब हवा के अंदर बहुत ज्यादा पानी मौजूद होता है तब कूलर सही से काम क्यों नहीं होता? आपने देखा होगा ना, चिपचिपा बहुत होता है। तो आप बताएंगे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। और आधे दिनों में कूलर प्रभावी क्यों नहीं होता? आप बोलोगे क्योंकि वाष्पीकरण की दर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। फिर वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने वाले 2 कारक बताइए। तापमान में वृद्धि, हवा की गति का बढ़ जाना, या क्षेत्रफल बढ़ा दो। ठीक है, तो वाष्पीकरण जो है ना वो उसकी दर बढ़ जाएगी। ये कह रहा है पदार्थ के कणों की विशेषता बताओ। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इनके बीच में स्थान होता है ना। फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 5 अवधारणा बतानी। ये आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, बाकी आप इसको भी लर्न कर सकते हैं। क्या बताया था उन्होंने? पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, परमाणु निश्चित अनुपात में मिलते हैं, परमाणु ना बनाए जाते हैं ना नष्ट होते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, सेकंड है, अगर ऊपर वाला नहीं करना तो ये कह रहा है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। आप बोलोगे C12 या 1/12 का भाग का जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। अणु किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रहने वाला जो कण होता है उसे अणु कहते हैं। अगर पूछे कि बहुपरमाणु आयन किसे कहते हैं? जब एक से अधिक परमाणु
से कोई आयन बनता है तो उसे बहुपरमाणु कहते हैं। ठीक है, संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजन क्षमता को, किसी की जोड़ने की शक्ति को संयोजकता कहते हैं। सिर अनुपातों का नियम क्या है? जब तत्व निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं उसे हम सिर अनुपातों का नियम कहते हैं। आप बुक से इसे और बड़ा करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इतना ही था इस वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो सेक्शन सी है उसको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप बाकी पुरानी वीडियोस देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं और मैं धीरे धीरे और भी अपलोड करूंगा। बाकी आप अपने चैप्टर्स भी अच्छे से करते चले जाओ, एनसीईआरटी को अच्छे से करो। चैप्टर 5 चैप्टर 6 है बायोलॉजी, इसकी बैक एक्सरसाइज को अच्छे से कर लो। ठीक है, और मैं वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।